प्रिय विद्यार्थियों एवं सम्मानित श्रोतागण, आप सभी को भी मेरी ओर से सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम, स्वागतम। आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण में बीएससी भाग द्वितीय के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे वो है एंट्रोपी परिवर्तन के लिए गणनात्मक मान की गणना करना। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले विगत व्याख्यानों में हमने प्रावस्था रूपांतरणों में एंट्रोपी परिवर्तन का मान परिकलित किया था, जिसमें हमने सैद्धांतिक मानों को विभिन्न प्रावस्था रूपांतरणों में एंट्रोपी परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन, अभिक्रिया की ऊष्मा के सैद्धांतिक मानों को हमने परिकलित किया था। आप देखेंगे सैद्धांतिक मानों को पुनः मैं आप सभी के सामने प्रावस्था रूपांतरण, द्रव्य की विभिन्न प्रकार की जो प्रावस्था जो रूपांतरण है, जिसमें जो संभव प्रावस्था रूपांतरण एंट्रोपी की वो है ठोस से द्रव में, द्रव का वाष्प में, और आप देखेंगे ठोस का जो है वाष्प में, और एक ठोस का दूसरा ठोस में जो है प्रत्यक्ष रूप से रूपांतरण भी संभव है। इनसे संबंधित तापमान, एंथैल्पी और एंट्रोपी का मान हमने विगत व्याख्यानों में प्रस्तुत किया था। प्रिय विद्यार्थियों, इन विभिन्न प्रकार के प्रावस्था रूपांतरण में हम एक ठोस अवस्था से द्रवस्था रूपांतरण से संबंधित गणितीय मानों को जो है आज हम अपने व्याख्यानों में चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक पहला वाला जो गणनात्मक जो मान है, ये संख्यात्मक जो मान है, इसको ठोस से द्रवस्था में रूपांतरण के लिए हमने जो है श्याम पट्ट पर अंकित किया है, जिसको मैं आप सभी के सम्मुख जो है प्रस्तुत कर रहा हूं। जब 24 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल में रूपांतरित किया जाता है तो एंट्रोपी परिवर्तन का मान परिकलित करिए। बर्फ की गलन ऊष्मा का मान 6009 जूल मोल इनवर्स है। प्रिय विद्यार्थियों, ये संख्यात्मक मान जो ठोस प्रावस्था से द्रव प्रावस्था में रूपांतरण से संबंधित है, इस संख्यात्मक मान को पुनः मैं आप सभी के सम्मुख दोहरा देना चाहता हूं, जिसमें जो है सवाल हमारा प्रथम है, जब 24 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल में रूपांतरित किया जाता है तो एंट्रोपी परिवर्तन का मान परिकलित करो। और आगे दिया हुआ है बर्फ की मोलर गलन ऊष्मा का मान 6009 जूल मोल इनवर्स है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे भौतिक रसायन प्रश्न पत्र तृतीय में सैद्धांतिक मानों के साथ साथ जो गणितीय और गणनात्मक जो मान है, सवाल भी जो है विभिन्न सूत्रों से जुड़े हुए सवाल भी जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो उस दृष्टि से उस दृष्टिकोण को जो है मद्देनजर रखते हुए हमने जो है ठोस प्रावस्था से द्रव प्रावस्था में रूपांतर से संबंधित एक पहला सवाल जो है हमने कक्षा में श्याम पट्ट पर अंकित किया है। आइए इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। आप देखेंगे इसका हल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे डेल एस फ्यू जो है समीकरण नंबर एन जो है हमारे पास में जो है मूलभूत समीकरण है। समीकरण नंबर जो एन है डेल एस फ्यू का मतलब होता है फ्यूजन यानी कि गलन, और डेल एच ए फ्यू यानी कि गलन, और टी एम जो है यहाँ पर जो है गलन तापमान से प्रमुख सूत्र को दर्शाता है। समीकरण नंबर एक जो है मूलभूत समीकरण दर्शाती है, जिसको संक्षिप्त में डेल एस ए फ्यू बराबर डेल एच ए फ्यू अपॉन टी एम के होता है। आप देखेंगे दिया है डेल एच एफ यू का मतलब जो है गलन की जो एंथैल्पी है 6009 जूल मोल इनवर्स है। आगे लिखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर तो टी एम बराबर 0, इसमें 277 जोड़ेंगे तो 277 केल्विन हो जाएगा। इस प्रकार एक मोल के लिए यानी कि 18 ग्राम है बर्फ के लिए डेल एस एफ यू का मान 6009/277 होता है। इन समस्त मानों को जो है समीकरण नंबर जो एन है, हमारे मूलभूत समीकरण नंबर जो एन है, इसमें प्रतिस्थापित करते हैं। प्रतिस्थापित करने पर हमारे पास जो मान आता है 6009/277। प्रिय विद्यार्थियों, ये एक मोल बर्फ यानी कि 18 ग्राम के लिए है। जब चूंकि हमें दे रखा है न्यूमेरिकल में कि 24 ग्राम बर्फ के लिए जो है आपको एंट्रोपी परिवर्तन का मान ज्ञात करिए, तो सूत्र से बाहर बटे अणुभार 24 ग्राम जो है बर्फ है, अणुभार जो है 18 है। इसको हम हल करते हैं तो हमारे पास में गलन की जो एंट्रोपी है उसका मान जो है 29.35 जूल केल्विन इनवर्स होता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसी क्रम में अगले वाला हमारा जो सवाल है, इसी
प्रावस्था रूपांतर से संबंधित 1 ग्राम बर्फ जो कि 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर है के लिए गलनांक की एंट्रोपी का मान परिकलित करो। दिया है बर्फ के मोलर गलन उष्मा गुप्त गलन उष्मा जो है 80 दे रखी है। इसका हल देखेंगे आप। दिया है डेल एच गलन बराबर जो है डेल एंथैल्पी जो गलन की दे रखी है डेल एच एफ यू बराबर 80 कैलोरी पर ग्राम जो है। टीएम जो मेल्टिंग पॉइंट है उसका मान 0 डिग्री दे रखा है। इसको 277 जोड़ेंगे 277 केल्विन हो जाएगा। इन समस्त मानों को जो है मूलभूत समीकरण है जो हमने शाम पट्टे पर जो है अंकित कर रखी है। डेल एस एफ यू यानी गलन एंट्रोपी जो गलन है एंथैल्पी जो गलन है और इसका जो बटा है जो टीएम यानी कि जो गलन बिंदु है। इन समस्त मानों को उसमें रखने पर जो मान हमारे पास ही प्राप्त होता है वो मान जो है आप देखेंगे 0.293 कैलोरी ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स होता है। इस प्रकार जो विभिन्न प्रावस्थाओं में एंट्रोपी परिवर्तन का हमारा ये वाला जो फेज है ये वाला जो हमारा जो व्याख्यान है विषय है ये यहाँ पर जो समाप्त होता है। और हम अगला वाला जो शीर्षक है इसी विषय का इसी हमारे पास में जो ये वाला जो विषय बीएससी भाग द्वितीय के प्रश्न पत्र देखेंगे आपको तृतीय के उष्मागतिक द्वितीय अध्याय द्वितीय का द्वितीय से लिया गया है। अलग अगला वाला हमारा जो विषय है जो शीर्षक है वो है हमारे पास में क्लासेस असमानता। प्रिय विद्यार्थी तो उष्मागतिकी में ये वाला जो क्लासेस असमानता हमारा अगला वाला जो शीर्षक है उष्मागतिकी में विभिन्न प्रक्रमों में को समझाने में जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महत्वपूर्ण भूमिका जो है इसकी उपयोगिता साबित करता है। प्रिय विद्यार्थियों क्लॉसियस एक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्होंने असमानता चिन्ह के आधार पर असमानता चिन्ह बड़ा ग्रेटर और इक्वल यानी कि बराबर चिन्ह के आधार पर उष्मागतिकी के जो मूलभूत समीकरण है डेल एस बराबर डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी इसमें जो है चिन्हों के आधार पर बराबर और वृद्ध बड़ा चिन्ह को प्रयोग में लेते हुए सबसे पहले ये सिद्ध किया कोई भी उष्मागतिक जो प्रक्रम है कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया है यदि आप देखेंगे डेल एस का मान और डेल क्यू रिवर्सिबल और टी से विभाजित करते हैं यदि बराबर आता है ऐसी स्थिति में प्रथम स्थिति बराबर का चिन्ह काम में लेने पर आप देखेंगे शाम पट्टे पर देखेंगे इसको साउल की शर्त का पालन करता है। साम्य अवस्था के लिए उत्क्रमणीयता की शर्त अर्थात डेल एस बराबर डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी के होता है। प्रिय विद्यार्थी फिर से समझिए संक्षिप्त में याद करने की दृष्टि से जो सूत्र मैंने आपको सम्मुख प्रस्तुत किया है यदि डेल एस का मान डेल क्यू रिवर्सिबल और टी के बराबर होता है इसका मतलब जो कोई भी प्रक्रम है कोई भी तंत्र है कोई भी जो अभिक्रिया है वो उत्क्रमणीय अवस्था को दर्शाता है। उत्क्रमणीय अवस्था बोले या साम्य अवस्था बोले या बराबर के चिन्ह बोले दो परिस्थितियों में पहला वाला हमने जो परिस्थिति जो केस जो हमने ली है चुनी है वो हमने जो यहाँ पर है बराबर का चिन्ह काम में लेना बराबर का चिन्ह काम में लेने पर इस समीकरण को हमने जेड कहा है। बराबर के चिन्ह काम में लेने पर यह है डेल एस का मान डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी के बराबर आता है। इसका मतलब ये हुआ वो वाला जो प्रक्रम है साम्यावस्था को दर्शाता है। साम्यावस्था को दर्शाए या उत्क्रमणीय अवस्था को दर्शाए बराबरी होता है। इसका जो द्वितीय जो केस है केस द्वितीय शर्त जो है वृत्त का चिन्ह काम में लेने पर जो ये कौन सी हमें जो है महत्वपूर्ण जो है प्रक्रम के बारे में हमें सूचना प्रदान करता है इसको आने वाले समय में जो है हम विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों सबसे पहले मैं पुनः आपका ध्यान जो है आज का जो विषय हमारे पास में क्लॉसियस असमानता बहुत ही अति महत्वपूर्ण जो है विषय है शीर्षक है। क्लॉसियस नामक फेमस वैज्ञानिक ने असमानता चिन्ह बराबर और वृत्त चिन्हों के आधार पर कोई भी उष्मागतिक प्रक्रम जो है वो उत्क्रमणीय है अनुत्क्रमणीय है साम्यावस्था की ओर जा रहा है या स्वतः प्रवर्तिता की ओर जा रहा है तो इस बराबर चिन्ह और वृत्त चिन्ह को प्रयोग में लेते हुए उष्मागतिक प्रक्रम को सुपरिभाषित किया है सिद्ध किया है। उसकी उत्क्रमणीयता अनुत्क्रमणीयता के बारे में सिद्ध किया है। ये सब पहला वाला जो हमारे पास में जो है केस हम सेलेक्ट कर रहे हैं चुन रहे हैं और इस चुने में यदि हम बराबर के चिन्ह काम में लेते हैं और आप देखेंगे शॉर्ट में मैंने जो यहाँ पर लिखा है यहाँ पर डेल एस बराबर ड्यूअल क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी जो उष्मागतिक द्वितीय की एक मूलभूत समीकरण है। यदि इस मान को इस मान के बराबर आते हैं इसका मतलब यह वाला जो प्रक्रम है साम्यावस्था को दर्शाएगा। साम्यावस्था को मतलब दर्शाएगा जो दोनों दिशा में गति कर रहा है तो साम्यावस्था बोलेंगे या आप उसको उत्क्रमणीय अवस्था बोलेंगे बराबर है। शॉर्ट में मैंने साम्यावस्था से सा उठाया है और उत्क्रमणीय से जो मैंने ऊ उठाया है इसका मतलब ये साउ की शर्त का पालन करता है। वृत्त चिन्ह का जो हमारा वाला अगला वाला जो परिस्थिति अगले वाले जो केस जो शर्त है इसको आने वाले व्याख्यान में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और क्लासियस
असमानता की जो वैधता है उसको प्रमाणित करेंगे, साबित करेंगे, सिद्ध करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि आभार।